जनवरी के तीसरे सप्ताह में दावोस और दिल्ली से आई खबरों ने भारतीय आर्थिक नीतियों को प्रभावित करने वाले नैतिक और बौद्धिक संकटों को जन्म दिया है। सबसे पहले, दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एक सत्र में बोलते हुए भारत की $10 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की राह पर टाटा सन्स के अध्यक्ष ने कहा, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण 3 चीजें विकास, विकास और विकास हैं। दूसरे उदाहरण में, दिल्ली से एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 150 बेघर लोगों को पुलिस द्वारा फ्लाईओवर के नीचे से हटा दिया गया था, जिन्हें शहर में आयोजित होने वाले विभिन्न G20 कार्यक्रमों से पहले शहर को भिखारियों से मुक्त करने का निर्देश दिया गया था। भिखारियों, जिनमें आसपास के प्रतिष्ठानों द्वारा नियोजित मुन्ना जैसे कई कार्यकर्ता शामिल थे, को दूर आश्रय में ले जाया जा रहा था। मैं इस मोहल्ले में काम करता हूँ, तो अगर मुझे इतनी दूर ले जाया जाएगा तो मैं कुछ कैसे कमा पाऊंगा, मुन्ना ने शिकायत की। नौकरी की मांग, रोजगार अनौपचारिकता। हमारा नैतिक संकट भारत के चमकते विकास के घटते रोजगार लोच को ढकने का दयनीय प्रयास है। नौकरियों की मांग के अनुरूप रोजगार सृजन नहीं हुआ है। इसके अलावा, अधिकांश नौकरियां मुश्किल से पर्याप्त भुगतान करती हैं और उनकी कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं होती है। जबकि वर्तमान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन या पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार पर बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए नौकरियों की संख्या के बारे में सांख्यिकीय बहस जारी है, यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर्याप्त अच्छी नौकरियां पैदा नहीं कर रही है। हालांकि, अभी तक जो स्वीकार नहीं किया गया है, वो यह है कि आर्थिक विकास और वैश्वीकरण का प्रतिमान, जिसके लिए दावोस एक मेगाफोन रहा है और जिसका भारतीय सरकारों ने पालन किया है, समस्या का कारण है। पारंपरिक अर्थशास्त्र कहता है कि कृषि क्षेत्र की उत्पादकता में अधिक पूंजी गहन तरीकों का उपयोग करके और लोगों को कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में और विनिर्माण और आधुनिक सेवाओं जैसे सूचना प्रौद्योगिकी में स्थानांतरित करके सुधार किया जाना चाहिए। रोजगार भी कम हो गया है क्योंकि संगठित विनिर्माण और सेवा क्षेत्र भी अपनी स्वयं की श्रम उत्पादकता में सुधार के लिए पूंजी की प्रति इकाई कम लोगों को रोजगार दे रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्या, कई अर्थशास्त्री कहते हैं, इसके अनौपचारिक क्षेत्र का बड़ा आकार और इसके उद्यमों का छोटा पैमाना है। जबकि दुनिया भर में और भारत में भी बिजनेस मॉडल में नवाचार बड़े उद्यमों के रूपों को बदल रहे हैं और रोजगार की अधिक अनौपचारिकता पैदा कर रहे हैं। आउटसोर्सिंग, अनुबंध रोजगार और गिग वर्क के साथ औपचारिक क्षेत्र में रोजगार भी अनौपचारिक होता जा रहा है। पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं की अवधारणाएं दायरे की अर्थव्यवस्थाओं में बदल रही हैं और उद्यम केंद्रित से छितरी हुई इकाइयों तक बनते हैं। रोजगार नीतियों में भ्रम। भारत का औपचारिक क्षेत्र पर्याप्त अच्छी नौकरियां पैदा नहीं कर सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदलना होगा। कार्यबल में बहुत कम महिलाओं के होने के बारे में अर्थशास्त्रियों की चिंता से भारत की रोजगार नीतियों में और भ्रम स्पष्ट है। आधिकारिक आख्यान में, बहुत कम भारतीय महिलाएं पैसा कमाने के लिए अपने घरों से बाहर निकलती हैं। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि कार्यबल में अधिक महिलाओं के साथ अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी। अर्थव्यवस्था का यह विकृत दृष्टिकोण वास्तविकता की उपेक्षा करता है। शायद किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक भारतीय महिलाएं पैसा कमाने के लिए अपने घरों से बाहर काम कर रही हैं। सदियों से उन्होंने बड़ी संख्या में खेतों पर काम किया है, दूसरों के घरों में देखभाल करने वालों और घरेलू कामगारों के रूप में, नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के रूप में और बुनकरों और छोटे उद्यमों में हस्तशिल्प के उत्पादकों के रूप में काम किया है। महिलाएं समाज को जो आवश्यक सेवाएं प्रदान करती हैं, मातृत्व और परिवार की देखभाल सहित, उन्हें अर्थव्यवस्था के लिए उत्पादक कार्य नहीं माना जाता है। उनके काम को महत्व नहीं दिया जाता और उन्हें बहुत कम वेतन दिया जाता है। इसके बजाय उन्हें सीमित नौकरियों में खींचा जा रहा है जो औपचारिक अर्थव्यवस्था जीडीपी बढ़ाने की पेशकश करती है। अधिक महिलाओं को औपचारिक अर्थव्यवस्था में धकेलने से औपचारिक अर्थव्यवस्था में महिला भागीदारी दर में सुधार होगा और सकल घरेलू उत्पाद में भी वृद्धि हो सकती है। हालांकि यह बुनियादी समस्या को हल नहीं करेगा, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था के औपचारिक क्षेत्र भारत की 1.4 बिलियन आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त अच्छी नौकरियां पैदा नहीं कर सकते हैं,
जो अब दुनिया में सबसे बड़ी है। नौजवानों को भी नौकरी चाहिए। उन महिलाओं के विपरीत जो सम्मानपूर्वक घर की देखभाल में लगी रहती हैं, पुरुष निष्क्रिय रहते हैं। युवा और बेरोजगार पुरुषों की बढ़ती संख्या अधिक अपराध और हिंसा का कारण बन रही है। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का नकारात्मक पक्ष। जीडीपी का बढ़ना एक बीमारी की तरह है। यह अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक और सामाजिक मेजबानों को मारता है। आर्थिक मशीन को खिलाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों को वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है। अधिक सकल घरेलू उत्पाद विकास के लिए प्रकृति को फिर से तैयार किया गया है। अधिक बांध, अधिक सड़कें और हिमालय में और भी अधिक पर्यटक। प्रकृति प्रतिक्रिया दे रही है, मुझे इतना मत धकेलो, वह कहती है, या तुम भुगतोगे। समाज भी प्रतिक्रिया दे रहा है। पूंजीवाद को खुद को बदलने की जरूरत है। विकास 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 का प्रतिमान मानव समाज और प्रकृति को निवेशकों के लिए अधिक धन और अधिक सकल घरेलू उत्पाद के उत्पादन के अपने लक्ष्यों के साधन के रूप में मानता है। पूंजीवादी उद्यमों में निवेशकों के लिए मूल्य पैदा करने के लिए मानव कार्य और बुद्धिमत्ता वस्तुएं हैं। समय पर पैकेज वितरित करने के लिए मोटरसाइकिल सवारों को काम पर रखने वाली एक प्लेटफॉर्म सेवा केवल कार्य की दक्षता की परवाह करती है। राइडर्स केवल समय पर डिलीवरी के लिए भुगतान की गई उनकी मोटरसाइकिलों के विस्तार हैं। उनकी मानवीय जरूरतें सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्याप्त आय के लिए केवल व्यवसाय करने की लागत में वृद्धि करती हैं। ये प्लेटफॉर्म स्वामी की चिंताएं नहीं हैं, राज्य को उनकी देखभाल करनी चाहिए। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि मानव सभ्यता का उद्देश्य नहीं है। भारत के नेताओं को सभी भारतीयों के लिए पूर्ण स्वराज, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता तक पहुंचने का रास्ता खोजना होगा। आर्थिक विकास को सभी के लिए सम्मान के साथ सीखने और कमाने के समान अवसर पैदा करने चाहिए और प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए जो सभी जीवन को बनाए रखता है। अधिक निवेश के साथ सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाना अर्थव्यवस्था के आकार को बढ़ाते हुए इसे और अधिक समावेशी बनाने के लिए आकार बदलने की तुलना में आसान है। आर्थिक विज्ञान और नीति के एक नए प्रतिमान की आवश्यकता है, जिसका विकास इस सहस्राब्दी में मानवता के अस्तित्व के लिए आवश्यक हो गया है। भारत को G20 और उससे आगे की राह दिखानी चाहिए। आर्थिक विकास को भारत में सभी के लिए सम्मान के साथ सीखने और कमाने के समान अवसर पैदा करने चाहिए। G20 की अध्यक्षता वाले वर्ष में देश के नेताओं को इसे आकार देना चाहिए। आंकड़े बताते हैं कि दुनिया की लगभग 18% आबादी के साथ भारत कुल भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 2.4% पर कब्जा करता है और कुल जल संसाधनों का 4% उपभोग करता है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत सबसे बड़ा भूजल उपयोगकर्ता है। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और जनसंख्या देश के भूजल संसाधनों पर दबाव डाल रही है। एक विशाल देश के रूप में भारत के पास अलग अलग हाइड्रो जियोलॉजिकल सेटिंग्स हैं। भूजल भारत की कृषि और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पेयजल सुरक्षा की रीढ़ है, जो देश के लगभग 80% पीने के पानी और इसकी 2/3 सिंचाई जरूरतों को पूरा करता है। भूजल भारत की जल सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तथ्य यह है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व जल दिवस 2022 का विषय भूजल अदृश्य दृश्य बनाना था। यह दुनिया भर में संसाधन को दिए गए महत्व का प्रतिबिंब है। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से स्थायी भूजल प्रबंधन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम कर रही है। इस प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण डिलीवरेबल्स की पहचान की गई है, जिसमें भूजल निष्कर्षण में 70% से कम की कमी, भूजल अवलोकन कुओं के नेटवर्क को बढ़ाना, वास्तविक समय की निगरानी के लिए डिजिटल जल स्तर रिकॉर्डर स्थापित करना, भूजल गुणवत्ता की आवधिक निगरानी, मानचित्रण और डेटा प्रसार, उद्योगों द्वारा भूजल निष्कर्षण का बेहतर नियमन और सहभागी भूजल प्रबंधन और यहां तक समय समय पर भूजल संसाधन मूल्यांकन को बढ़ावा देना। मई 2019 में जल शक्ति मंत्रालय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण के साथ साथ पेयजल और स्वच्छता के पूर्ववर्ती मंत्रालयों का विलय के निर्माण के साथ प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नीतिगत सुधार का एक बहुत ही आवश्यक कदम उठाया गया था।
कोष्ठक डॉट। यह मांग और आपूर्ति प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने के साथ जल संसाधनों के प्रबंधन को गति देने के लिए था। सामुदायिक भागीदारी के महत्व को महसूस करते हुए संपत्ति निर्माण, वर्षा जल संचयन कैच द रेन अभियान और व्यापक जागरूकता अभियान के माध्यम से जन शक्ति को जल शक्ति में बदलने के लिए बाद में जल शक्ति अभियान शुरू किया गया था। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, भूजल के प्रभावी प्रबंधन और नियमन के लिए भी पहल की गई है। उदाहरण के तौर पर अटल भूजल योजना एबी और जलभरित प्रबंधन पर राष्ट्रीय परियोजना NAQUIM। सहभागी भूजल प्रबंधन के लक्ष्य के साथ एबी प्रोत्साहन द्वारा संभव किए गए व्यवहार परिवर्तन को विकसित करना चाहता है। NAQUIM, जो पूरा होने के करीब है, प्रामाणिक डेटा एकत्र करने और सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए उपसतही जल धारण करने वाले भूगर्भीय संरचनाओं एक्विफर के मानचित्रण की परिकल्पना करता है। लगभग 25 लाख वर्ग किमी के उपलब्ध मानचित्रण योग्य क्षेत्र से देश के लगभग 24 लाख वर्ग किलोमीटर का मानचित्रण किया गया है। तेजी से और सटीक जलभरित मानचित्रण के लिए पारंपरिक अन्वेषण विधियों के साथ एक हेलीबॉर्न आधारित सर्वेक्षण अत्याधुनिक तकनीक का भी उपयोग किया गया है। मार्च 2023 तक शेष क्षेत्र का मानचित्रण किए जाने की संभावना है। भारत में लगभग 65,025 निगरानी स्टेशन हैं, जिनमें 7,885 स्वचालित स्टेशन शामिल हैं। संख्या 84,000 से आगे जाने के लिए तैयार है। इसमें स्वचालित स्टेशनों की संख्या बढ़कर 35,000 से अधिक हो जाएगी, जिसमें पहचाने गए उच्च भूजल निकालने वाले औद्योगिक और शहरी समूहों और भूजल तनाव वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अन्य गुणवत्ता संबंधी अभ्यासों के अलावा भारी और ट्रेस धातुओं की उपस्थिति की जांच के लिए निश्चित स्थानों से नमूने प्राप्त किए जाते हैं। गतिशील भूजल आकलन अब सालाना किया जाएगा और मूल्यांकन पद्धति को संशोधित करने के लिए एक भूजल आकलन समिति गठित की जाएगी। एक सॉफ्टवेयर, इंडिया ग्राउंड वाटर रिसोर्स एस्टिमेशन सिस्टम भी विकसित किया गया है। 2022 में लगभग 5 महीने 2 से 3 साल के मुकाबले में भूजल मूल्यांकन पूरा होने से पता चलता है कि कीमती जल संसाधनों की निगरानी के लिए समयबद्ध और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। भूजल मूल्यांकन के निष्कर्ष भी भूजल के प्रबंधन में सकारात्मक झुकाव का संकेत देते हैं। नवीनतम आकलन के अनुसार 2017 की तुलना में अतिदोहित भूजल इकाइयों की संख्या में 3% की कमी और सुरक्षित श्रेणी की इकाइयों की संख्या में 4% की वृद्धि हुई है। 909 में भूजल की स्थिति में सुधार हुआ था। इकाइयों मूल्यांकन ने वार्षिक निष्कर्षण लगभग 9.53 बिलियन क्यूबिक मीटर में कमी भी दिखाई। सिंचाई, औद्योगिक और घरेलू उपयोग के आंकड़े क्रमशः 208.49 BCM, 3.64 BCM और 27.05 BCM हैं। कुल मिलाकर निष्कर्षण में 2017 के बाद से लगभग 3.25% की गिरावट देखी गई। इस सफलता का श्रेय विभिन्न क्षेत्रों में नियमन के लिए 2020 में व्यापक भूजल दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन और वेब आधारित एप्लीकेशन का उपयोग करके अनापत्ति प्रमाण पत्र को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से जारी करने की प्रक्रिया को दिया जा सकता है। भारत में समग्र भूजल परिदृश्य पर सकारात्मक प्रभाव को सक्षम करने के लिए सरकार के हस्तक्षेप इस कीमती संसाधन के प्रबंधन में सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाते हैं। कृत्रिम जल संरक्षण संरचनाओं के माध्यम से लगभग 9.37 BCM अतिरिक्त भूजल क्षमता का निर्माण इस प्रभाव का एक उदाहरण है। स्रोत स्थिरता की आवश्यकता सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में भारत को मानवजनित दबावों का प्रबंधन करने के लिए पर्याप्त भूजल संसाधनों की आवश्यकता होगी। जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए स्रोत की स्थिरता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। विभिन्न सरकारी एजेंसियों और गैर सरकारी संगठनों की मदद से समुदायों को अपने भूजल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करना होगा। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में चूंकि भूजल संसाधनों के संबंध में अनिश्चितताएं बढ़ेंगी, ऐसे समाधान खोजने के प्रयास किए जाने चाहिए जो सतत विकास के लिए आवश्यक हों।
भूजल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट 2022 देश में भूजल स्थितियों के लिए एक उज्जवल भविष्य दिखाती है, क्योंकि विभिन्न सरकारों द्वारा की गई पहलों के परिणाम सामने आने लगे हैं। यह एक नई शुरुआत है और भारत को एक जल अधिशेष राष्ट्र बनाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। इस प्रकार सभी के लिए पानी के संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य के उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। भारत में भूजल की स्थिति के बेहतर और वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए सरकार के हस्तक्षेप एक बहुमूल्य संसाधन के प्रबंधन में सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाते हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद दशकों पुराना है और समय समय पर भड़कता रहता है। ऋषिकेश बहादुर देसाई सीमावर्ती क्षेत्रों की यात्रा करते हैं और पाते हैं कि आजीविका के मुद्दे भाषाई चिंताओं से अधिक हैं, जबकि राजनीति कई तरीकों से जारी है। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा पर स्थित पार्थेनहल्ली गांव, महाराष्ट्र के गुगवाड़ गांव में क्रॉसओवर से पहले अथानी जट मार्ग पर अंतिम बड़ी बस्ती है। इन गांवों की दुकानों के साइन बोर्ड कन्नड़ और मराठी दोनों भाषाओं में हैं। सदाशिव जाधव अपने 3 एकड़ के गन्ने के खेत के एक हिस्से में पौधों की नर्सरी चलाते हैं। उनका एक बोर्ड कन्नड़ में अथानी रोड पर और दूसरा मराठी में जट के रास्ते में है। इस क्षेत्र के अधिकांश लोग आसानी से 2 भाषाओं के बीच स्विच कर सकते हैं। जब बेलगावी शहर से बाहर स्थित एक भाषाई सामाजिक राजनीतिक समिति, महाराष्ट्र एकीकरण समिति एमईएस, ने बेलगावी और अन्य मराठी भाषी क्षेत्रों को महाराष्ट्र के साथ विलय करने की मांग की, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने जट तालुक की बात की, यह दावा करते हुए कि निवासी तालुक के 40 गांवों में से कर्नाटक में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की थी, क्योंकि वे कन्नड़ भाषी थे। इस क्षेत्र के बहुत से लोग, जिन्होंने अक्सर कन्नड़ मराठी भाषाई भावनाओं को चरमोत्कर्ष पर पहुंचते देखा है, कहते हैं कि वे कर्नाटक में शामिल होना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि वे कन्नड़ भाषी हैं, बल्कि इस क्षेत्र में विकास की कमी के कारण हैं। उन्हें उम्मीद है कि कर्नाटक के साथ विलय से इस क्षेत्र में बेहतर बदलाव आएगा। दशकों पुराना विवाद। महाराष्ट्र और कर्नाटक दशकों से अपनी सीमाओं पर कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र का दावा है कि कर्नाटक के 4 जिलों में 865 गांव और 5 शहरी क्षेत्र ज्यादातर मराठी भाषी हैं और उन्हें महाराष्ट्र में विलय करने की आवश्यकता है। बेलागवी शहर महाराष्ट्र द्वारा मांगे गए 5 शहरी क्षेत्रों में से एक है। महाराष्ट्र ने 1956 में जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में दूसरे राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर आपत्ति जताई, जिसने कर्नाटक में बेलगावी और महाराष्ट्र के अन्य आसपास के शहरों को रखा। इसने सिफारिशों पर पुनर्विचार करने के लिए एक आयोग के गठन की मांग की। 10 साल बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति मेहर चंद महाजन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। महाजन आयोग इस सिद्धांत से सहमत था कि एक भाषा बोलने वाले लोगों को एक साथ रखा जाना चाहिए। कर्नाटक में कुछ मराठी भाषी क्षेत्रों के लिए महाराष्ट्र में सोलापुर, जट और अक्कलकोट जैसे कुछ कन्नड़ भाषी क्षेत्रों में व्यापार करने के लिए यह एक अदला बदली सूत्र के साथ आया था। आयोग ने कहा कि कर्नाटक के 262 गांवों में कन्नड़ भाषियों की तुलना में अधिक मराठी भाषी हैं और महाराष्ट्र के 247 गांवों में मराठी भाषियों की तुलना में अधिक कन्नड़ भाषी हैं। इसने अनिवार्य किया कि अगर महाराष्ट्र को कर्नाटक से निपानी, खानापुर और नंदगढ़ जैसे 262 गांव और कस्बे मिले, तो राज्य को सोलापुर सहित 247 गांव और कस्बे कर्नाटक को सौंपने चाहिए। हालांकि यह इस मांग से सहमत नहीं था कि बेलगावी शहर को महाराष्ट्र में विलय कर दिया जाना चाहिए। 1967 में जब आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित हुई, तो कर्नाटक ने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन महाराष्ट्र ने इसे खारिज कर दिया। यह इस मांग से सहमत नहीं था कि बेलागवी शहर को महाराष्ट्र में विलय कर दिया जाना चाहिए। 1967 में जब आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित हुई, तो कर्नाटक ने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन महाराष्ट्र ने इसे खारिज कर दिया। यह इस मांग से सहमत नहीं था कि बेलागवी शहर को महाराष्ट्र में विलय कर दिया जाना चाहिए। 1967 में जब आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित हुई, तो कर्नाटक ने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन महाराष्ट्र ने इसे खारिज कर दिया। वर्षों से यह मुद्दा मराठी समूहों और एमईएस सहित राजनीतिक दलों द्वारा समय समय पर उठाया जाता रहा है।
2004 में महाराष्ट्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और राज्य पुनर्गठन अधिनियम को असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द करने के लिए कहा और चाहती थी कि केंद्र सरकार महाजन आयोग की सिफारिशों को खारिज कर दे। अक्टूबर 2022 में महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट भाजपा सरकार के सत्ता में आने के कुछ महीनों बाद शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के कुछ नेताओं ने बेलगावी को महाराष्ट्र में विलय करने का मुद्दा उठाया। इससे कोल्हापुर में कुछ कानून व्यवस्था की गड़बड़ी हुई। बोम्मई ने इस मांग का जवाब देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में जट और अक्कलकोट सहित कन्नड़ भाषी क्षेत्रों को कर्नाटक में मिला दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी दावा किया कि 42 गांवों के निवासियों ने कर्नाटक में शामिल होने के लिए उनसे संपर्क किया था। 19 दिसंबर को कर्नाटक विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन बेलगावी जिला प्रशासन ने एमईएस रैली की अनुमति नहीं दी। अधिकारियों ने एमईएस द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने से रोकने के लिए एमपी धैर्यशील माने जैसे महाराष्ट्र के नेताओं के बेलगावी में प्रवेश पर रोक लगा दी है। आजीविका के बड़े मुद्दे। जबकि राजनीति कई तरीकों से चल रही है, आजीविका के मुद्दे सीमावर्ती क्षेत्रों में भाषाई मुद्दों से कहीं आगे निकल जाते हैं। महाराष्ट्र के गुगावाड़ गांव के सरकारी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा का माध्यम कन्नड़ है। स्कूल सीमा से 20 किलोमीटर के दायरे में है। इसमें 210 छात्र हैं, जो ज्यादातर श्रमिकों या छोटे किसानों के बच्चे हैं। स्कूल में एक बड़ा खेल का मैदान है जो एक पत्थर की चिनाई वाली चारदीवारी, एक अलग रसोई और शौचालय ब्लॉक द्वारा संरक्षित है। सरकार ने एक विज्ञान केंद्र और पुस्तकालय के लिए भी धन स्वीकृत किया है। एक शिक्षक का कहना है, इस क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में कन्नड़ माध्यम के स्कूल हैं, लेकिन माता पिता जो अपने बच्चों को हाई स्कूल और कॉलेज भेजने का खर्च उठा सकते हैं, वे आमतौर पर अंग्रेजी माध्यम या मराठी माध्यम के स्कूल चुनते हैं क्योंकि इससे छात्रों को रोजगार के अवसर मिलते हैं। स्कूल में महाराष्ट्र के सांगली जिले के 10 तालुकों में से जट एकमात्र ऐसा तालुक है जहां सरकार कन्नड़ माध्यम के स्कूल चलाती है। एक अन्य शिक्षक का कहना है कि एक दशक पहले ऐसे 55 स्कूल थे, लेकिन छात्रों की कमी या निजी स्कूलों की संख्या में वृद्धि के कारण कई को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जाट कस्बे के पंचायत समिति सभागार में महादेव हुच्चागोंडा किसानों व कार्यकर्ताओं की बैठक कर रहे हैं। उन्होंने जाट निवासियों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रहार जनशक्ति संघ की स्थापना की और महाराष्ट्र सरकार द्वारा तालुक की कथित उपेक्षा के कई उदाहरण दिए। 140 गांवों के साथ जट महाराष्ट्र के सबसे बड़े तालुकों में से एक है। हम राज्य की राजधानी से बहुत दूर हैं और लंबे समय से पीड़ित हैं। तालुक के लिए कोई उचित पानी की आपूर्ति या सिंचाई की सुविधा नहीं है। अत्यधिक गरीबी इन आधे गांवों के किसानों को कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में गन्ने के खेतों में काम करने के लिए पलायन करने के लिए मजबूर करती है। विभिन्न दलों की सरकारों ने स्थिति को ठीक करने का वादा किया है, लेकिन कुछ भी नहीं किया गया है, वे कहते हैं। प्रहार सदस्यों ने आंदोलन किया है और क्रमिक सरकारों को ज्ञापन सौंपा है। यह पूछे जाने पर कि वह जीविका के लिए क्या करता है, हुच्चागोंडा ने एक उर्दू गजल की पंक्तियां उद्धृत की, जिसमें कहा गया है, मैं ऐसा मूर्ख हूं कि मैं एक निर्जन गली में दर्पण बेचने की कोशिश कर रहा हूं। इसके बाद वे संदर्भ की व्याख्या करते हैं, मैं महाराष्ट्र के सबसे सूखे तालुकों में से एक जट में बोरवेल खोदने का व्यवसाय चलाता हूं। इससे बड़ी निराशा और क्या हो सकती है। 2016 के सूखे में वह 1600 फीट की खुदाई के बाद भी 2 स्थानों पर पानी नहीं गिरा पाया। एक भक्त लिंगायत, उन्होंने अपने कार्यालय और घर की दीवारों पर 12वीं शताब्दी के कर्नाटक के संत कवि श्री बसवेश्वर के चित्र और वचन चिपकाए हैं। वे सभी कन्नड़ में हैं, लेकिन मराठी लिपि में लिखे गए हैं। प्रकाश माली, एक लेखक, कहते हैं कि कुछ ग्राम पंचायतों ने 1995 और 2013 में कर्नाटक में शामिल होने के लिए प्रस्ताव पारित किए थे, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें चुप कराने की कोशिश की। ग्राम पंचायत सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उन्हें भविष्य में ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए भी कहा गया था। माली 2013 में जट निवासियों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मुंबई गए थे और तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण और विपक्ष के नेता उद्धव ठाकरे से मिले थे।
लेकिन 2022 में ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया, वे कहते हैं। महाराष्ट्र में सत्ता में आने वाली हर पार्टी ने माशायल लिफ्ट सिंचाई परियोजना के माध्यम से तालुक में कृष्णा जल लाने का वादा किया, जो जट से 40 किलोमीटर के भीतर है। लेकिन किसी भी पार्टी ने अपनी बात नहीं रखी, मनोहर पवार कहते हैं, जो एक पत्रकार हैं, जिन्होंने 3 दशक से अधिक समय तक जट को कवर किया है। सदाशिव जाधव, किसान और एक स्थानीय मराठा संघ के एक पदाधिकारी, अन्य मुद्दों को उठाते हैं, जिनके बारे में उनका मानना कि अगर यह क्षेत्र कर्नाटक का हिस्सा बन जाता है तो इसे संबोधित किया जाएगा। भूमि कियोस्क, सिंचाई पंप सेटों के लिए मुफ्त बिजली, वृद्धावस्था पेंशन के वितरण और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभों, और गरीबों के लिए मुफ्त अनाज जैसे भूमि दस्तावेजों को जारी करने के लिए ग्राम स्तर पर प्रभावी गवर्नेंस हो सकता है। अगर ऐसी सुविधाएं यहां उपलब्ध हैं, तो कोई और कहीं क्यों जाना चाहेगा, वह पूछते हैं। शिवसेना के नेता महेश करगणिकर स्वीकार करते हैं कि यह क्षेत्र अविकसित है। अगर कोई कह रहा है कि वे कर्नाटक में शामिल होना चाहते हैं, तो ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उन्होंने उस राज्य में अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से कल्याणकारी कार्यक्रमों के बारे में सुना है जो यहाँ मौजूद नहीं है या अलग तरह से लागू किए गए हैं। बेशक, पानी की आपूर्ति और बेरोजगारी के बारे में उनकी कुछ वास्तविक चिंताएं हैं। यदि इन मुद्दों को संबोधित किया जाता है, तो लोग जहां रहते हैं वहीं रहना जारी रखेंगे, वे कहते हैं। हालिया विवाद के बाद महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने जट का दौरा किया और पानी उपलब्ध कराने और रोजगार प्रदान करने वाले उद्योग स्थापित करने का वादा किया। सीमा के कर्नाटक की ओर अथानी आधारित लेखक चंबासया इत्नालमथ बताते हैं कि लोग अपनी बोली जाने वाली भाषा को बहुत अधिक महत्व नहीं देते हैं। उनका जीवन इस बात पर निर्भर नहीं है कि वे सीमा के किस तरफ रहते हैं, जैसा कि राजनेता चाहते हैं कि हम विश्वास करें। हर परिवार में एक बहू होती है जो अपने ससुराल के अलावा दूसरी भाषा बोलती है। बेलगावी के लाखों भक्त महाराष्ट्र में गुड्डापुरा दानम्मा देवी मंदिर जाते हैं और इससे भी बड़ी संख्या में लोग साल में 3 बार कर्नाटक के बेलागवी जिले के सौंदत्ती यल्लम्मा मंदिर जाते हैं। सीमाएं फिर से खींची जाएं तो भी उनका आचरण नहीं बदलेगा। रोजमर्रा के लेन देन, कुछ व्यवधान। इस क्षेत्र के कई लोगों का मानना कि कुछ नेताओं ने युवाओं में भाषा का झूठा गौरव पैदा किया है, जिससे अन्य भाषाओं के प्रति घृणा पैदा हुई है। रायनागौड़ा के देसाई, वरिष्ठ अधिवक्ता, जो 44 से अधिक वर्षों से अथानी अदालत में अभ्यास कर रहे हैं, अठानी में हुए भाषाई दंगों को याद करते हैं, जिसमें दिसंबर 1973 में 3 लोगों की जान चली गई थी। मैं एक गर्वित कन्नडिगा हूँ, लेकिन मेरे कई मुवक्किल सीमा के दोनों ओर के मराठी भाषी हैं। मुझ पर उनका भरोसा भाषा तटस्थ रहता है, वे कहते हैं। वो उन कुछ वरिष्ठ वकीलों में से हैं, जो दस्तावेजों का मसौदा तैयार करने और अदालत में बहस करने के लिए कन्नड़ का उपयोग करते हैं। अपने करियर की शुरुआत में मैंने कन्नड़ का उपयोग करना शुरू किया क्योंकि मुझे लगा कि मैं अपनी दलीलों में स्पष्ट और अधिक विस्तृत हो सकता हूँ, वे बताते हैं। देसाई धाराप्रवाह मराठी भी बोलते हैं। सीमा के दोनों ओर रहने वाले लोगों का कहना है कि यह मुद्दा दोनों तालुकों के निवासियों को ज्यादा परेशान नहीं करता है, लेकिन हिंसा या नाकेबंदी होने पर यह उनके जीवन को बाधित करता है। कागवाड़ में रहने वाले एक सेवानिवृत्त शिक्षक आर पाटिल ने कर्नाटक के साथ साथ महाराष्ट्र में भी काम किया है। हजारों लोगों को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा या व्यवसाय के लिए प्रतिदिन सीमा पार करने की आवश्यकता होती है। वे ऐसी परिस्थितियों में पीड़ित हैं। हाल ही में कुछ लोगों द्वारा कोल्हापुर और हिरेबगीवाड़ी में बसों और ट्रकों को खराब करने के बाद सार्वजनिक परिवहन को रोक दिया गया था। इससे रोजाना सीमा पार करने वाले लोगों को काफी परेशानी होती थी। कागवाड़ से सांगली तक ऑटो या निजी वैन में 17 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए हमें 200 रुपये तक का भुगतान करना पड़ा, वे कहते हैं। भैरोबा सावंत अपनी बाइक से अपने घर से 6 किलोमीटर दूर स्थित अपने खेतों की ओर जाते हैं। वो हर दिन 3-4 बार कृष्णा नदी पर बने पुल को पार करता है। ऐसा ही उनके खेत में काम करने वाले मजदूरों का भी करें। खेत जहां महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के राजापुर में है, वहीं उनका घर कर्नाटक के बेलगावी जिले के मंगवती में स्थित है।
लेकिन किसान या उसके कार्यकर्ताओं को इससे कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा है। मंगवती कृष्णा नदी के तट पर बसे गांवों में से एक है, जो दोनों राज्यों के बीच लगभग 20 किलोमीटर की प्राकृतिक सीमा बनाती है। सावंत को हाल की फसल के दौरान श्रमिकों को खोजने में कठिनाई हुई क्योंकि सीमा पर भारी पुलिस बल मौजूद था। श्रीमंत पाटिल, पूर्व मंत्री और विधायक, अथानी तालुक के एक छोटे से शहर कागवाड़ से चुने गए हैं, लेकिन वह अपने निर्वाचन क्षेत्र से 28 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के सांगली में रहना पसंद करते हैं। यहाँ बैठकर मेरे लिए अपने चीनी कारखाने और अपने कारोबार पर ध्यान केंद्रित करना आसान हो गया है। मैं दिन में एक बार अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करता हूँ। वास्तव में कभी कभी एक से अधिक बार। एक विधायक के रूप में मेरा काम बिल्कुल प्रभावित नहीं होता है, वे कहते हैं। जट के पास सिद्धनाथ गांव में, जो कुछ युवाओं द्वारा कर्नाटक में शामिल होने की मांग करते हुए एक कन्नड़ झंडा फहराने की कोशिश के बाद सुर्खियां बटोर रहा था, उसी पोस्ट में अब एक मराठी फिल्म का पोस्टर बंधा हुआ है। ग्राम पंचायत कार्यालय के बाहर बांस के खंभे से बंधे झंडे को पुलिस ने चंद घंटों में हटा दिया। सरपंच बिरजू सिंधे याद करते हैं, मैं उस दिन झंडा फहराने वाले समूह में था। वो अब अपने गांव को कर्नाटक में विलय करने के इच्छुक नहीं हैं। तिलियाल ग्राम पंचायत के सरपंच सुरेश काशीनाथ कुत्रे का कहना है कि सिंध ने जट के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया था कि जात में सिंचाई परियोजनाओं के लिए 2000 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। उन्होंने उन्हें आश्वासन भी दिया है कि एक निविदा दस्तावेज जारी किया जाएगा। हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री अपनी बात रखेंगे। अगर ऐसा होता है तो कोई भी कभी कर्नाटक में शामिल होने की बात नहीं करेगा। आंदोलन राजनीतिक रूप से प्रेरित या मुद्दा आधारित हो सकता है, लेकिन इसने मुंबई और सांगली में सरकार का ध्यान हमारी ओर मोड़ दिया है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने हमारे मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया। हम खुश हैं और इसके लिए आभारी हैं, कुत्रे कहते हैं, जिनके परिवार के सदस्य कर्नाटक के गांवों में रहते हैं। हालांकि हम दोनों भाषाएं बोलना जारी रखेंगे, यह पक्का है।